हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज ये आपका सेकंड वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो इस चैप्टर के बारे में। तो मैं बताऊंगा चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप वन टाइम वीडियो वॉच करोगे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर की केवल 3 वीडियो बनाऊंगा। तीनों वीडियो में सिलेक्टेड लगभग आपको पीएनएसटी में 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर आप जेई बात करो या नीट की बात करो, वहां पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इस बात को मैं बता दूं, ये टॉपिक अभी जस्ट 12th के फिजिक्स में ऐड हुआ है नाभिकीय रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नया ऐड हुआ उनके फिजिक्स के सिलेबस में, है तो केमिस्ट्री का लेकिन ऐड हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे अपन सीखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो पहले सीखते हैं इस चैप्टर में पढ़ने क्या है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा स्पीसीज के बारे में, जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, है ना, समस्थानिक, समभारिक, आइसोटोप्स, आइसोबार। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, N/P रेशियो के बारे में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो कब हमारा एटम स्टेबल होता है, ठीक है, कब वो नाभिकीय एक्टिव हो जाता है, न्यूक्लियर एक्टिव हो जाता है एटम आपका, ठीक है, या रेडियो एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में कि कितने अल्फा बीटा निकल गए इस एटम से, तो क्या परमाणु भार बना, क्या परमाणु क्रमांक बना, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा है सीखने के लिए, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मोस्टली आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में कि नाभिकीय रिएक्शन जो होती है सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसके अर्धायु काल निकाला, 75% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, 80% में कितना टाइम लगेगा, 90% में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजें है ना। अगर किसी का टी हाफ इतना दिया अर्धायु काल, तो इसको बहुत आसान है। ठीक है, तो सीधे अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जैसे जो हमारी स्पीसीज के बारे में सीखना, थोड़ा सा एटम के बारे में एक बार फिर सीख लेते हैं। जैसे ठीक है, आपको पता है क्या होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो नाभिक पे होता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। चलिए, तो अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो कहां पे केंद्रित होता है, नाभिक पे। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चीज हमारी निकल के आएगी क्या, परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, पूरा नाभिक पे। और नाभिक पे कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका मतलब परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बड़ा सिंपल सा, परमाणु भार एटॉमिक मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब देखते हैं किसी चीज का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका परमाणु क्रमांक। जैसे सोडियम का 11, मतलब सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। ठीक है, पोटेशियम का 19, मतलब पोटेशियम के नाभिक पे 19 प्रोटॉन है। ठीक है, जैसे आर्गन का 18, मतलब आर्गन के नाभिक पे 18 प्रोटॉन है। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा अपन फॉर्मूले फॉर्म में करें, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक को यहां सेट कर दिए। ठीक है, तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से हम क्या लिख दे, परमाणु क्रमांक। या अब आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन के नंबर निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार, इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस परमाणु क्रमांक। किसी एटम को जब लिखा जाता है, कोई भी एटम हो, जैसे मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, जैसे किसी की बात करते हैं हीलियम, तो नीचे इसके एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, इसको ऊपर क्या लिखा है, परमाणु भार को लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हीलियम की हमने बात की, ये कोई भी एग्जांपल आप लिख लो। जैसे हमने किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, इसका मतलब क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन है। परमाणु भार 23, इसका मतलब क्या है भाई, 23 में हमने भार में क्रमांक घटा दिया, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 23 में 11 चलेगा, कितना बचा आपके 12। इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आप आराम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं। अब आती है हमारी इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसा माना जाता है, जैसा है कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में, है ना, अभी किसी आयन की बात नहीं कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आयन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए धन आयन बना, तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारा सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल भाग नहीं लेते। जो भाग लेता है कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो मान लीजिए हमारा क्या बना, धनावेश बना, तो धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जितना धनावेश उतना इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से। जितना ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए किससे, प्रोटॉन से। बस इतनी सी बात है, इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हमको तुरंत इसका यूज पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा n अपॉन p रेशियो के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना चाहिए कि कौन सा परमाणु कब स्टेबल होता है, कौन सा परमाणु कब स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीसीज की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा समस्थानिक, आइसोटोप जिसको बोलते हैं। तो आइसोटोप का इसका मतलब होता है कि जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो और भार अलग अलग हो। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का प्लस जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे यह सिंपल सी बात है, जब प्रोटॉन सेम होगा तो क्या होगा, केवल न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1h1 1h2 और 1h3, हाइड्रोजन, प्रोटियम और ट्रांटियम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब ये क्या हो गया, समस्थानिक कैसे हो गए, इनके परमाणु क्रमांक एक समान एक एक है और परमाणु भार 1 2 3 अलग अलग हो गए। ये क्या हो गए, एक दूसरे के समस्थानिक हो गए। इसको याद रखिएगा, इसके एक्सेप्शन हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, जैसे कार्बन 612 613 और 614, ये कार्बन के समस्थानिक हो गए। परमाणु क्रमांक देखो 1 6 6 6, मतलब प्रोटॉन सेम टू सेम है और इनका जो परमाणु भार है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। चलिए अब आते हैं सेकंड में हम समभारी, आइसोबॉरिक। ठीक, सो या आइसोबॉर बोलते हैं, आइसोबॉरिक प्रोसेस होता है, आइसोबार्स बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब समभारी का मतलब इसमें उल्टा होता है। जस्ट इसमें क्या होता है, क्रमांक अलग अलग और भार एक समान होता है, भार समान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार एक समान हो। जैसे पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो यहां पे देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए लेकिन परमाणु भार एक समान हो गए, मतलब प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होंगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए, परमाणु भार एक समान होगा, क्या कहलाएगा वो, समभारिक। नाम में जुड़ा समभारिक मतलब भार समान हो, समस्थानिक क्रमांक समान हो और भार अलग अलग हो। ठीक है, ये हो गया आपका समभारिक। इसके बाद आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जिनमें या आयन हो सकते हैं, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान हो, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो टोटल एक, मतलब बिल्कुल इक्वल है। जैसे Na पॉजिटिव, परमाणु क्रमांक 11 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन के कितने बचे, 10। मैग्नीशियम +2 कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12, 2 निकल के कितने आ गए, 10। नियॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एक समान है, भले इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो क्या कहलाएंगे दूसरे के, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। तो बस क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान आ गई तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, इस वर्ड का यूज हमने बॉन्ड ऑर्डर में किया है। ठीक है, बता रहा हूं फिर से कि बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल एक समान आते हैं। ठीक है, यूज करिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ठीक है, ये हमारे 3 स्पीसीज हो गए, मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्रमांक समान हो, भार अलग अलग हो तो समस्थानिक, भार एक समान हो, क्रमांक अलग अलग हो तो समभारिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके बाद आ जाता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक इसका मतलब क्या हो गया, जिनमें
न्यूट्रॉन की संख्या एक समान आ जाए, या दूसरे वर्ड में बोले कि अब न्यूट्रॉन की संख्या एक समान आ जाए, मतलब भार माइनस क्रमांक इक्वल, तो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब आप भार देख लो किसी चीज का और उसका क्रमांक अगर दोनों को अंतर बिल्कुल एक समान आए, क्या कहलाएगा? वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आइसोस्टर्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोस्टर्स। ठीक है, अब आइसोस्टर्स क्या कहलाता है? अरे बहुत समान है, बहुत सिंपल है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या एक समान, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी सेम हो और उतने ही आपके परमाणु हो, तो क्या कहलाता है? वो एक दूसरे के आइसोस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी स्पीसीज। ठीक है, देख लीजिए, इस एग्जांपल वगैरह चाहिए तो मैं पोस्ट कर दूंगा, सिंपल सा भी मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये आ गया आपका समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और आइसोस्टर्स। 5 स्पीसीज है, पांचों के बारे में पूछा जाता है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया। अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे? N/P रेशियो बारे में। ठीक है, N/P रेशियो के बारे में हम बात कर रहे थे कि होता क्या है N/P रेशियो। बहुत ही जरूरी चीज है N/P अनुपात या रेशियो क्या होता है। देखिए ऐसा माना जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नाभिक है, अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है न्यूक्लियस में? क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। ठीक है, जबकि देखिए प्रोटॉन पे क्या सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव, उनके बीच में क्या होना? रिपल्सन होना चाहिए। ठीक है, पर फिर भी क्या करते हैं? इनको बांध के रखते हैं। कौन बांध के रखता है? एक्चुअली इनके द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है, जिसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। वो द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जो नाभिक को बांध के रखती है। ठीक है, तो अब देखिए N/P रेशियो के हिसाब से 3 प्रकार के परमाणु बनते हैं। ठीक है, पहला परमाणु जिनमें N/P रेशियो बराबर, N/P रेशियो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, अनुपात अगर एक आ जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा लेकिन 1.5 से कम या 1.5 तक। ठीक है, तीसरे स्पीसीज ऐसे होंगे, परमाणु ऐसे होंगे जिनमें N/P रेशियो कितना होगा? 1.52 से ज्यादा। ठीक है, तो इनके बारे में जिनका भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं परमाणु। क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं, मतलब ये अपने नाभिक पे नहीं टूटते, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए जिनका N/P रेशियो 1 से ज्यादा या 1.5 से कम होता है, ये अस्थायी होते हैं थोड़े। ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियर एक्टिव फिर भी नहीं होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव फिर भी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका N/P रेशियो 1.52 से ज्यादा हो जाए वो क्या हो जाते हैं? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय या न्यूक्लियर एक्टिव हो जाते हैं। अब मतलब इनके नाभिक इतना ज्यादा अपने आप में अनस्टेबल हो जाते हैं कि इनके न्यूक्लियस खुद ही छोटे छोटे पार्ट्स में, अल्फा बीटा गामा, छोटे छोटे पार्ट्स में नाभिक में क्या होने लगते हैं? टूटने लग जाते हैं। ठीक है, ये होता है N/P रेशियो। तो बस वैल्यू याद रखना, अगर 1 आया तो सबसे ज्यादा स्थायी, 1 से 1.5 से आया तो स्थायी कम होंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? लेकिन न्यूक्लियर एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अगर N/P रेशियो 1.52 से ज्यादा आ गया तो क्या हो जाएंगे? रेडियो सक्रिय होंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर 84 से ज्यादा वाले तत्व। परमाणु क्रमांक 84 से ज्यादा तत्व ज्यादातर क्या है आपके? परमाणु क्रमांक 84 से ज्यादा तो क्या जाता है आपके? रेडियो सक्रिय, जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह सब ये रेडियो एक्टिव है ना। इनको आप खुले में छोड़ दो, अपने आप छोटे छोटे नाभिकों में टूटने लग जाएंगे, इनसे अल्फा बीटा गामा किरण निकलने लग जाएंगी। तो मतलब क्या है? ये रेडियो सक्रिय है, रेडियम वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ के N/P रेशियो। अब अल्फा बीटा गामा की बात है तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम अल्फा बीटा गामा निकालने पे क्या उनके परमाणु क्रमांक पे, क्या परमाणु भार पे फर्क पड़ता है, या किसी से किसको बनाने में कितने अल्फा कितना बीटा निकलेंगे,
है ना कि केवल ये केमिस्ट्री के पोर्शन में बल्कि पीएनएसटी के उसमें फिजिक्स के पोर्शन में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और बहुत सरल निकालना, ठीक है। तो यहां तक की वीडियो को देखिएगा, बाकी चीजों कुछ होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं फटाफट इसको मतलब आपके जो सिलेबस उसको जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।